इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है मानव सभ्यता को दिखाते हुए जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस हो चले थे। स्पेस एक्सप्लोरेशन में तो उन्होंने पृथ्वी को छोड़कर कई सारे प्लैनेट्स को भी खोजा था। सब कुछ एकदम एडवांसमेंट की तरफ चल रहा होता है, लेकिन किसी को क्या पता था कि कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। ये वॉर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक एक करके पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय होने लगी। दुश्मन देश तो अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराते जा रहे थे। इतने लोगों की जान गई और चारों तरफ एनवायरनमेंट पृथ्वी का खराब हो गया। अब तो ऐसी बात हो जाती है कि कोई भी इंसान पृथ्वी पर रहने लायक नहीं रह जाता। जिन जिन इंसानों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी वो किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्हें पृथ्वी पर रहकर ही मरना होगा। कई सारे आसपास के प्लैनेट्स भी अब पूरी तरीके से भर चुके होते हैं इंसानी सभ्यता से। इसीलिए अब कई सारे एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम बनाई जाती है जो अलग अलग गैलेक्सी में जाकर पता लगाएगी कि हैबिटेबल प्लैनेट कौन सा है, और अगर ऐसा प्लैनेट एग्जिस्ट करता है तो वो सारे इंसानों को वहां पर शिफ्ट करेंगे। हमें तो पेगासस नाम का एक स्पेसक्राफ्ट दिखाया जाता है जो इसी चक्कर में निकल पड़ा था पूरे गैलेक्सी में घूमने के लिए। पेगासस नाम की स्पेसक्राफ्ट के अंदर कई सारे एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे जो इस पूरे मिशन को कंडक्ट करेंगे। इसी तरीके से और भी सारे स्पेसक्राफ्ट भेजे गए होते हैं अंतरिक्ष के अलग अलग कोनों पर। अगर उन सभी स्पेसक्राफ्ट में से जिसे भी पहले हैबिटेबल प्लैनेट मिलेगा तो वो सभी को इन्फॉर्म कर देंगे। इससे फायदा तो ये होने वाला था कि जो स्पेसशिप गलत डायरेक्शन में जा रही है उनकी भी बहुत जल्द मदद हो जाएगी और वो वापस उसी टारगेटेड प्लैनेट की तरफ आएंगे। अब हमें पेगासस नाम की उसी स्पेसक्राफ्ट के कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जिसमें कि कैप्टन जॉन सभी को लीड कर रहे थे। पीट, माइक, जेन जैसे कई सारे क्रूमेट्स होते हैं जो उस पूरे स्पेसशिप का कार्यभार संभालते थे। चौंकाने वाली बात होती है कि स्पेसक्राफ्ट में लीना नाम की एक छोटी बच्ची भी थी। दरअसल लीना हेली नाम की एक एस्ट्रोनॉट की बहन की बेटी होती है। हेली की पूरी फैमिली उस रेडिएशन के कारण पृथ्वी पर ही मर गई थी। सिर्फ उसके रिलेशन में उसकी बहन की बेटी ही बची थी तो वो उसे अपने साथ इस मिशन पर लेकर आ गई। लीना बहुत छोटी थी और सभी की फेवरेट होती है। हर एस्ट्रोनॉट उसे बहुत प्यार से बात करता और उसे कंफर्टेबल कराता है। अब सिर्फ उन सभी को अपनी रिसर्च में आगे बढ़ना है और किसी हैबिटेबल प्लैनेट की तरफ जाना है। अच्छी बात तो ये थी कि उनका स्पेसक्राफ्ट बहुत ही एडवांस था और उसके अंदर खाने पीने के सामान को जनरेट करने की एबिलिटी डाली गई थी। यही चीजें उस स्पेसशिप को बहुत ही एडवांस बनाती हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर एनर्जी जनरेशन खत्म होने वाला था। ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है कुछ समय बाद। लेकिन कोई भी एस्ट्रोनॉट उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेता क्योंकि उन्हें भरोसा था कि कुछ समय में वो हैबिटेबल प्लैनेट तक पहुंच जाएंगे। अब ये होता भी है कि नहीं ये कुछ समय में पता चलेगा। हमें तो बाहर की तरफ माइक नाम का क्रूमेट दिखाया जाता है जो कि स्पेसशिप के कुछ चीजों की मेंटेनेंस कर रहा था। माइक को कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि बाहर से गैस लीक कर रही थी। एडवर्ड नाम का एक साथी उसके अंदर से मदद करता है और सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। दोनों स्पेसक्राफ्ट की बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करते थे और उसकी मेंटेनेंस करते थे, यानी ये सारी चीजें उनके अंडर ही आती थी। पीट नाम का एक और क्रूमेट अब लीना नाम की उसी छोटी बच्ची से बात कर रहा होता है। लीना जो शुरुआत से ही अर्थ पे रहती थी पर अब इतने सालों से वो स्पेसक्राफ्ट में ट्रेवल कर रही है। लीना ने तो पीट से ही पूछ लिया कि जिस प्लैनेट पर हम जा रहे हैं वहां पर अर्थ की तरह समुद्र और पेड़ पौधे होंगे कि नहीं। अब पीट यहाँ पर लीना से झूठ तो नहीं बोलना चाहता था, इसीलिए पीट ने लीना को सच बता दिया कि उस प्लैनेट पर हम जिंदा भी रह पाएंगे ये भी कंफर्म नहीं है। यानी कि उन सभी को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो प्लैनेट हैबिटेबल हुई होगा कि नहीं। लीना इससे थोड़ा सा डर जाती है पर पीट उसे समझाने लगा कि सब कुछ अंत में ठीक हो जाएगा। उन्हें बस हिम्मत से काम लेना है और सारे प्लैनेट को अच्छी तरीके से ढूंढना है। एस्ट्रोनॉट का हर एक क्रू मेंबर्स बहुत ही अच्छी तरीके से फैमिली बनकर रहा करता था क्योंकि उन्हें पता है कि पृथ्वी पर शायद अब कोई बचा नहीं होगा। वहां की रेडिएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होगी कि कोई भी इंसान जो वहां मौजूद था वो मर चुका होगा। यानी एक तरीके से देखा जाए तो स्पेसक्राफ्ट के अंदर जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं वही इंसानियत का आखिरी वंश है। उनके ही थ्रू इंसानी सभ्यता दूसरे प्लेनेट पर जाएगी। हमें तो गैरी नाम का एक और एस्ट्रोनॉट दिखाया जाता है जो चोरी चुपके मेडिकल रूम में चला गया था। गैरी पता नहीं क्यों अजीब तरीके की मेडिसिन अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहा होता है, यानी कि उसे कोई डिसीज है, लेकिन अभी तक उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। वो तो ये भी नहीं सोचता कि ज्यादा अमाउंट ऑफ मेडिसिन लेने से उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब हमें माइक और जेन नाम के दो क्रू मेंबर्स दिखाए जा रहे थे जो एक दूसरे से बातें करते हैं। पता चला कि माइक का आज बर्थडे है तो जेन ने उसके लिए एक छोटा सा केक बनाया था। वो जब उसे गिफ्ट करती है तो माइक बहुत ज्यादा खुश हो गया और दोनों के चेहरों पर खुशी दिख रही थी। यहाँ से पता चलता है कि माइक और जेन एक दूसरे को पसंद करते थे और साथ रहना चाहते थे, पर फिलहाल ये इंपॉर्टेंट मिशन चल रहा होता है तो वो उसके बीच में कुछ भी नहीं ला सकते। अब थोड़ी ही देर के अंदर उन्हें किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट से मैसेज आता है। ये मैसेज सिर्फ स्पेसक्राफ्ट के कैप्टन ही देख सकते थे, तो इसीलिए जॉन अब उस सेंटर में आकर उसे देखने लगा।
पर सबसे पहले जॉन इंजन वाले रूम में आता है जिसकी जिम्मेदारी पीट के हाथों में थी। वहाँ पर तो एडवर्ड नाम का एक बाल्ड एस्ट्रोनॉट भी आ गया था। एडवर्ड पीट के ऊपर बहुत चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो काम बहुत स्लो कर रहा था। उसे इंजन के सारे रिसोर्सेज बहुत अच्छी तरीके से यूज करने हैं और एनर्जी बचानी है। अगर ऐसा चलता रहा तो ये पूरे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। एडवर्ड के वहां से जाने के बाद पीट एक्चुअल सच्चाई जॉन को बताता है। पीट ने जॉन से कहा कि हम जिस तरीके से इंजन के रिसोर्स यूज कर रहे हैं, कुछ महीनों के अंदर ही हमारा वो कोर वाला पावर खत्म हो जाएगी और अगर इन फ्यूचर जाकर अगर हमें कोई हैबिटेबल प्लैनेट नहीं मिला तो हम स्पेस में ही फंस जाएंगे। उनके पास वापस जाने की एनर्जी नहीं बची है। जॉन भी अब इस बात से काफी ज्यादा सोच में पड़ गया था कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जॉन ने तो पीट से कहा कि ये बातें तुम किसी को मत बताना क्योंकि इससे सभी लोग टेंशन में आ जाएंगे और अपने मिशन पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब पीट ने भी किसी से भी ये बात डिस्कशन नहीं की। अब जॉन एक कैप्टन होने के नाते सीधा कंट्रोल रूम में गया और उस मैसेजेस को देखा जो दूसरे स्पेसशिप से आए थे। ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं की तरह एक स्पेसक्राफ्ट का होता है जो कि एक्चुअल में जॉन की वाइफ थी। जॉन की वाइफ तो बहुत दुखी अंदाज में बता रही होती है कि वो जिस मिशन पर निकले थे उन्हें कोई भी हैबिटेबल प्लैनेट नहीं मिला और अब उनके पास एनर्जी इतनी कम बची है कि वो वापस कहीं जा भी नहीं सकते। उन्हें तब तक वेट करना होगा जब तक बाकी सारे क्रू मेंबर्स किसी हैबिटेबल प्लैनेट को ना ढूंढ ले और अगर किसी को भी ऐसा हैबिटेबल प्लैनेट नहीं मिला तो अफसोस उन्हें वहीं पर अपना दम तोड़ना होगा। जॉन यहाँ पर अपनी वाइफ को इस तरीके से देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन इस मिशन पर आने से पहले उन्हें ये क्लियर किया गया था कि बचने के चांसेस बहुत कम है। उन्हें इंसानियत बचाने के लिए अपनी लास्ट होप तक ट्राई करना होगा। जॉन अपनी वाइफ से बात करके बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है और अब बाकी क्रू मेंबर्स के पास चला गया था। हमें तो गैरी नाम का वही आदमी दिखाया जाता है जो कि बार बार अपने बॉडी में वो डोजेस ले रहा था। गैरी को डिसीज की वजह से बहुत ही ज्यादा पेन होता और अगर वो मेडिसिन कंज्यूम करता है तो उसे आराम मिलता। यही सारी चीजें शायद गैरी को अंदर से वीक बना रही थी। अब हमें सारे एस्ट्रोनॉट्स के क्रू मेंबर्स एक साथ बैठकर खाना खाते हुए दिखाए जाते हैं। एडवर्ड सभी को खाना सर्व करते हुए बातें भी कर रहा था कि किस तरीके से ये मिशन बहुत खतरनाक है, हमारे पास बचने के चांसेस बहुत कम हैं। बातों ही बातों में माइक और एडवर्ड के बीच थोड़ी सी लड़ाई भी होने लगी थी खाने को लेकर, बट जॉन उन्हें शांत कराता है और खाने पे फोकस करने के लिए कहता है। अब तो गैरी भी जॉन से कहने लगा कि तुम्हें दूसरे शिप से क्या मैसेज आया था। जॉन उन्हें सब अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि कैसे उनकी एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होने के कारण उनकी एनर्जी खत्म होने आ चुकी है और अब उनका स्पेसक्राफ्ट एक ही जगह पर स्टक हो चुका है। हमें किसी भी हालत में हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात पर एडवर्ड सभी को अपना राय देने लगा कि हमें इस मिशन पर आना ही नहीं चाहिए था। अब तक उन्हें 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। एडवर्ड के हिसाब से हमें बची हुई एनर्जी का यूज करके वापस चले जाना चाहिए पृथ्वी पर, लेकिन जॉन और बाकी सारे क्रू मेंबर्स को अंदाजा था कि जिस प्लैनेट की तरफ वो बढ़ रहे हैं वहां के हैबिटेबल होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसीलिए उन्हें रिस्क उठाकर ये चीजें तो करनी ही होंगी। हमें तो अब हेली दिखाई गई जो कि अपनी बहन की बेटी लीना से कुछ बातें कर रही थी। लीना थोड़ा उदास होकर हेली से पूछने लगी कि उसके मॉम एंड डैड उसे छोड़कर क्यों चले गए। वो इतनी परेशान करने वाली तो बिल्कुल नहीं है। हेली एकदम अच्छे वे में उसे समझाती है कि तुम्हारे मॉम एंड डैड ने तुम्हारी जान बचाई है और अब हेली भी चाहती थी कि लीना बड़ी होकर उनकी जैसी एस्ट्रोनॉट बने। हेली के अच्छे से समझाने पर लीना भी समझ जाती है और वो बड़े सावधानी से काम लेती है। सारे एस्ट्रोनॉट्स इतने समय बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि जिस प्लैनेट की तरफ वो बढ़ रहे हैं उसके हैबिटेबल होने के चांसेस ज्यादा हैं। वो सब वही प्रे कर रहे थे कि ये हैबिटेबल हो और अगर ऐसा हुआ तो वो बाकी सारे स्पेसक्राफ्ट को सिग्नल्स देकर यहाँ पर बुला लेंगे। इससे मानव जाति को एक अलग पहचान मिलेगी और उनकी सभ्यता बढ़ती रहेगी। कैप्टन जॉन ने डिसाइड किया था कि सबसे पहले वो प्लैनेट के पास पहुंचने पर एक प्रॉब वहां पर भेजेंगे। ये प्रॉब अच्छी तरीके से रिसर्च करके ये बताएगा कि प्लैनेट रहने लायक है भी कि नहीं। अगर रिजल्ट पूरी तरीके से नेगेटिव आते हैं तो उन्हें अफसोस यहीं रहना पड़ेगा और आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर पॉजिटिव आ गए तो वो इस जगह के बारे में बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स को बता सकते हैं। सभी लोग पॉजिटिव थिंकिंग देकर अब आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ हमें गैरी दिखाया जाता है जिसकी देखरेख हेली कर रही थी। हेली जब गैरी का बॉडी चेकअप करती है तो उसे पता चला कि गैरी अनवांटेड मेडिसिन ले रहा है। ये मेडिसिन उसने हाई डोजेस पर रखे थे। ये बातें पता चलने पर हेली गैरी को समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर गैरी के साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि उसकी जान पहले से ही जा रही है। अगर वो ये मेडिसिन नहीं लेगा तो उसकी जो दर्द हो रहा है वो कभी भी हट नहीं पाएगा। दूसरी तरफ माइक जब कंट्रोल रूम में बैठकर सारी चीजें देख रहा होता है तो उसके पास एडवर्ड आता है। एडवर्ड ने बहुत सारी ड्रिंक कर रखी थी और वो नशे में था।
उसने तो माइक से बहस करना स्टार्ट कर दिया कि ये मिशन का कुछ फायदा नहीं, हम सब मरने वाले हैं और इसी तरीके से हमारी जिंदगी स्पेस में ही निकल जाएगी। बातों में माइक और एडवर्ड का एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है। माइक इसीलिए गुस्सा था क्योंकि एडवर्ड अपनी नेगेटिविटी फैलाकर सभी को डिसअपॉइंटेड कर रहा है। अगर वो कोशिश करते रहेंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। माइक तो यहाँ पर एडवर्ड को मारने भी जा रहा था, लेकिन एडवर्ड कहता है कि जो प्रूफ तुम भेज रहे हो उसका जो रिजल्ट आता है उसे डीकोड करना होता है, और ये काम तो सिर्फ एडवर्ड को ही पता था। एडवर्ड अगर नहीं रहेगा तो ये काम उनके लिए कोई भी नहीं कर सकता है। माइक की मजबूरी थी, इसीलिए वो एडवर्ड को बिल्कुल नहीं मारता क्योंकि वो नशे में था। अब अचानक कंट्रोल रूम से एक अलार्म बजने लगा। ये अलार्म किसी अदर स्पेसशिप के डिटेक्ट होने का होता है। माइक ने जल्द से जल्द ये बात बाकी एस्ट्रोनॉट और जॉन को भी बताई, जो कि उसे देखने चले आते हैं। वो सब नोटिस कर पा रहे थे कि जिस टारगेटेड प्लेनेट की तरफ वो जा रहे हैं उसके ऑर्बिट में एक स्पेसक्राफ्ट पहले से ही है। स्पेसक्राफ्ट के बारे में धीरे धीरे पता लगाने पर यह आइडिया लगा कि ये तो चाइनीज स्पेसक्राफ्ट है, यानी वो देश जिसकी अमेरिका के साथ विश्व युद्ध चल रहा था। दरअसल पृथ्वी पर चाइना और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर वॉर की वजह से ही सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ होता है, इसीलिए जॉन के साथ बाकी लोग भी डर जाते हैं दुश्मन के स्पेसक्राफ्ट को देखकर। लेकिन बात ये थी कि स्पेसक्राफ्ट एक ही जगह पर मौजूद था, उसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही होती। एडवर्ड तो ये कहने लगा कि शायद चाइना के एस्ट्रोनॉट ने अपने प्रोब की मदद से उस प्लेनेट की जांच पड़ताल की होगी, और जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो अपनी हिम्मत हार गए। माइक तो जॉन से कहने लगा कि ये सारी चीजें हमें पहले से नहीं बोलनी चाहिए, हमें वहां जाकर देखना चाहिए, शायद वहां से कोई हमें इम्पोर्टेंट संसाधन मिल जाए। अब इन्हीं बातों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए वो सारे मेंबर्स को बुलाते हैं, और गैरी भी उन्हें कह रहा था, पर गैरी के हिसाब से उन्हें चाइना की उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये उनका कोई प्लान हो सकता है हम पर हमला करने के लिए, बट बाकियों का ऐसा थिंकिंग नहीं था। वो समझ रहे होते हैं कि स्पेसक्राफ्ट में हमें कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिससे कुछ समय तक हम सरवाइव कर पाए। अब बहुत सारे डिस्कशन होने के बाद जॉन ये सोचता है कि हमें किसी भी हालत में स्पेसक्राफ्ट में जाना होगा। हम वापस पृथ्वी पर नहीं लौट सकते क्योंकि हमारे पास तो एनर्जी ही नहीं है। तो अगर हम चाइनीज स्पेसक्राफ्ट में पावर जनरेशन वाली टेक्नोलॉजी निकाल ले तो हमारी लाइफ स्पैन और बढ़ सकता था। इसीलिए अब यही सोचा जाता है कि वो चाइनीज स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाकर जांच पड़ताल करेंगे। अब उस दूसरे चाइनीज स्पेसक्राफ्ट पर जाने के लिए जॉन, पीट और माइक निकल पड़े होते हैं स्पेस सूट पहनकर। उन्होंने अपनी स्पेसक्राफ्ट से दूसरे वाले स्पेसक्राफ्ट के बीच में हैच लगा दिया था जिसमें से वो पास हो सके। किसी भी तरीके से ये सक्सेसफुल कराने के बाद वो अंदर जाकर सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सोचने वाली बात उन्हें ये लग रही थी जैसे कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर किसी ने हमला किया है। चारों तरफ के सिस्टम्स एकदम से खराब पड़े हुए थे और कोई भी एस्ट्रोनॉट दिखाई नहीं दे रहा था। अगर बाय चांस कोई एस्ट्रोनॉट मर गया तो उनकी डेड बॉडी भी नहीं मौजूद होती। पीट तो अब यहाँ जनरेटर रूम की तरफ चला जाता है और वहीं माइक और जॉन चले जाते हैं कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उन्हें किसी भी हालत में वो सारे इंजन चाहिए थे जो कि पावर जनरेट कर सकें और उनके स्पेसक्राफ्ट में ज्वाइन होकर काम आ सकें। उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादा बातें समझ में नहीं आ रही होती क्योंकि हर एक चीज चाइनीज में लिखी गई थी। माइक और जॉन तो उस कंट्रोल रूम में पहुंच गए जहां से सारे डेटा एक्सट्रैक्ट किए जा सकते थे। तभी अचानक उन्हें चाइनीज कैप्टन का एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जो कि चाइनीज में बोल रहा था। अब उन्हें तो चाइनीज नहीं आती, लेकिन जॉन को पता था कि हेली को ये भाषा जरूर आती है, वो इसे डिकोड कर सकती थी। इसीलिए जॉन माइक को कहकर ये सारे मैसेजेस अपने स्पेसक्राफ्ट में सेंड कराता है। चाइनीज स्पेसक्राफ्ट में जितने भी रिसोर्सेस मौजूद थे वो अपने स्पेसक्राफ्ट के लिए ले लिए जाते हैं। इससे उनका सर्वाइवल टाइम पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन पीट ने नोटिस किया कि उनके अलावा स्पेसक्राफ्ट में कोई और मौजूद है। पीट तुरंत ही भागते हुए कैप्टन जॉन और माइक को बताने लगा कि यहाँ और कोई हो सकता है जिसकी आवाज मैंने सुनी है। जब तीनों उस जगह की जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें एक छोटा बच्चा मिला जिसका नाम जो था। वो बच्चा बेहोश पड़ा हुआ होता है और उसे मेडिकेशन की जरूरत होगी, इसीलिए जॉन और माइक उस बच्चे को लेकर अपने स्पेसक्राफ्ट में जाना चाहते थे। पीट वहीं पर रुककर थोड़ी रिसर्च करेगा और सारी इन्फॉर्मेशन भेजेगा। जॉन और माइक जब उस बच्चे को लेकर अपने स्पेसशिप में जा रहे होते हैं तो डॉकिंग सिस्टम किसी ने बंद कर दिया था। जॉन के बोलने पर भी उसे कोई खोल नहीं रहा होता क्योंकि उसके ऊपर एडवर्ड कब्जा करके बैठा होता है। एडवर्ड नहीं चाहता था कि कोई भी चीजें चाइनीज स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड हो। चाइनीज उसके दुश्मन है और उसकी कोई भी चीज वो स्पेसक्राफ्ट में नहीं लाने देगा। कैप्टन जॉन एडवर्ड को बहुत बार बोलते हैं, पर एडवर्ड उनके ना होने पर खुद को ही कैप्टन मान रहा था। उसने तो दरवाजा खोलने से साफ मना कर दिया। पर अच्छी बात थी कि हेली वहां पर आ जाती है और एडवर्ड को बेहोश करके दरवाजा ओपन कर देती है। जॉन और माइक उस जो नाम के छोटे बच्चे को लेकर अपने पेगासस स्पेसक्राफ्ट में आ गए। पीट अभी भी उस दूसरे स्पेसक्राफ्ट में रुका हुआ था कुछ डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। हेली तो उस छोटे बच्चे को मेडिकेशन रूम में लेकर जाकर ख्याल रखने लगी।
बट अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है पीट के साथ कि वो जिस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद था वहां पर अब अजीब तरीके के धमाके होने लगे। उनका जो हैचिंग सिस्टम था वो भी मेन स्पेसशिप से टूट गया होता है। यानी कि अब पीट जो कि चाइनीज स्पेसक्राफ्ट में मौजूद था वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर दूर जा रहा था। सभी एकदम परेशान हो गए क्योंकि पीट को बचाना होगा। वही एक ऐसा एस्ट्रोनॉट है जो पूरे स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत और मेंटेनेंस करना जानता है। पीट ने इतने सालों तक स्पेसक्राफ्ट को सरवाइव करने के लिए बनाया है। यहाँ पीट भी समझ चुका था कि शायद अब वो बचने नहीं वाला, इसीलिए उसने जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन अपने क्रूमेट्स को बताने की कोशिश की कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम हैबिटेबल प्लेनेट के करीब हो तो तुम्हें प्रोब कैसे सेंड करना है और लैंडिंग कैसे करनी है। ये सब बताने के बावजूद भी अब एक बड़ा सा धमाका हुआ चाइनीज स्पेसक्राफ्ट के अंदर और उस धमाके में ऑब्वियसली पीट की जान चली जाती है। बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स और जॉन इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी थे क्योंकि वो उनका बेस्ट मेंबर था। गैरी तो उल्टा जॉन को ही दोष देता है कि उसने पहले ही इन्फॉर्म किया था कि चाइनीज स्पेसक्राफ्ट में नहीं जाना चाहिए। अभी से एक गलती की वजह से उन्होंने अपना सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर खो दिया। उन्हें अब नहीं पता कि स्पेसक्राफ्ट के एक्सटर्नल भाग में जो मेंटेनेंस की जरूरत होगी वो कौन करेगा। इस बात से जॉन और बाकी लोगों को भी बहुत ज्यादा निराशा हो रही होती है। यहाँ मेडिकल रूम में वो चाइनीज बच्चा जो भी उठ चुका था, जो बहुत डर रहा होता है, उसने तो एक सीजर ले ली जिससे वो सभी के ऊपर पॉइंट करने लगा। बट हेली चाइनीज जानती थी। वो तो जो नाम के उस लड़के के पास जाकर उसे शांत कराती है और कंफर्टेबल रहने के लिए बोलती है। जो भी हेली की बातें अब सुनने लगा था और प्रॉपरली रिप्लाई करता है। अब कैप्टन जॉन हेली के पास आकर उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुम उस लड़के से सारी बातें निकलवाओ, जितनी भी हो सके उतनी कोशिश करो कि जो नाम के उस लड़के से सब पता चल जाए। लेकिन ये बात कंफर्म नहीं थी कि उस बच्चे के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं। धीरे धीरे वो चाइनीज बच्चा हेली और लीना से काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था और उनसे दोस्ती भी कर ली होती है। लेकिन हेली ने कई बार जो से पूछने की कोशिश की होती है कि स्पेसक्राफ्ट में हुआ क्या था, पर जो को नहीं पता। इसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो जॉन को सारी बातें बता रही थी कि जो को इस बारे में नहीं आइडिया। शायद स्पेसक्राफ्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे जो डर रहा है। अब तक उनकी टीम ने चाइनीज स्पेसक्राफ्ट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन निकाली थी। जॉन तो हेली को बताता है कि इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च हुए काफी टाइम था और जो यहाँ पर बहुत समय से होता है। चाइनीज स्पेसक्राफ्ट का एयरलॉक कई बार खुला और बंद किया गया था, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी एस्ट्रोनॉट की डेड बॉडी नहीं मिली होती है। हेली ने अंदाजा लगाया कि शायद ये काम जो ने किया होगा डर के मारे। वो स्पेसक्राफ्ट में बहुत अकेला होगा और उसे किसी की जरूरत होगी। फिलहाल तो ये चीजें किसी को नहीं समझ में आती। जॉन के आदेश देने पर उन लोगों ने अपना एक स्पेस प्रोब उसी प्लेनेट की तरफ भेज दिया था। अगर उन्हें कुछ सिग्नल्स मिलेंगे तो पता चल जाएगा कि ये प्लेनेट हैबिटेबल है कि नहीं। लेकिन माइक एक बात बताता है कि हमें रिपोर्ट्स में एक और सिग्नल्स मिले हैं। दरअसल चाइनीज स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट्स ने इस प्लेनेट पर प्रोब तो भेजे ही थे, साथ ही साथ वो यहाँ से दूर मौजूद एक दूसरे प्लेनेट पर भी प्रोब भेजकर सिग्नल चेक कर रहे होते हैं। पर अब चाइनीज स्पेसक्राफ्ट डिस्ट्रॉय होने के कारण वो दूसरा सिग्नल उन्हें नहीं मिल रहा था। जॉन का ये मानना होता है कि अगर वो दोनों प्लेनेट के बीच में स्टैंड करे तो उन्हें दोनों सिग्नल्स मिल सकते हैं। यानी कि अब उनके चांसेस बढ़ गए हैं हैबिटेबल प्लेनेट पता करने के। उस जगह पर 2 प्लेनेट थे जिनमें से कोई अगर एक भी हैबिटेबल निकला तो वो यहाँ पर अपनी सभ्यता बना सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए यहाँ फंसे रह जाएंगे। फिलहाल उन्हें ये सारे काम तो करने ही होंगे, तो वो प्रोब भेजकर अब दूसरे प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगे। सभी को बहुत ज्यादा टेंशन थी कि आखिर क्या रिजल्ट होगा। एस्ट्रोनॉट यही प्रे कर रहे थे कि उन्हें प्लीज एक हैबिटेबल प्लेनेट मिल जाए। अब कंट्रोल रूम के अंदर माइक बैठा हुआ होता है जिसके पास एडवर्ड आकर कुछ बात करने लगा। एडवर्ड ने तो अभी भी ड्रिंक कर रखी थी जिससे वो नशे में होता है, लेकिन इस समय माइक और एडवर्ड एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। अब बात करते हुए एडवर्ड को नींद लग गई और जब थोड़ी देर बाद वो नींद से उठता है तो पता चला कि माइक को किसी ने जान से मार दिया है। माइक तो अपनी सीट पर बैठा हुआ ही खत्म हो गया था। एडवर्ड इस बात से एकदम चौंक गया और अपने बाकी क्रूमेट्स को बुलाया ये देखने के लिए। कैप्टन तो सीधा माइक की डेड बॉडी देखकर एडवर्ड को ही ब्लेम करने लगी क्योंकि उनमें हमेशा लड़ाइयां हुआ करती। पर एडवर्ड कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं किया, मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है। तभी सिस्टम में अलर्ट आना स्टार्ट हुआ कि इंजन रूम में किसी ने छेड़खानी की है। वहाँ के सिस्टम्स खराब होने लगे थे। सारे एस्ट्रोनॉट्स अब उसी चेंबर के अंदर भागने लगे होते हैं। वहाँ पहुँचने पर हेली को जो दिखाई दिया। वो जो से पूछने लगी कि आखिर तुमने माइक को क्यों मारा, लेकिन जो इसका जवाब ना में देता है कि उसे ये सारी बातें नहीं पता। गैरी जो कि अगेंस्ट था क्योंकि उसे चाइनीज लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। बट अब उन्हें जल्द से जल्द पता करना होगा कि आखिर यह काम किसने किया है और इसका कातिल कौन है। तब तक जॉन सभी को चौकन्ना रहने के लिए और उस जो नाम के चाइनीज लड़के पर नजर रखने के लिए कहता है। अब यहाँ शिप के अंदर जॉन जब कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे थे तभी अचानक उनके ऊपर किसी चाइनीज आदमी ने हमला कर दिया।
वो चाइनीज आदमी जॉन को काफी घायल कर देता है, लेकिन जेन पीछे से आकर उसे शूट कर देती है। जल्द से जल्द उस चाइनीज आदमी की डेड बॉडी को सभी के सामने लेकर आया जाता है और अब जो भी उसके पास आ चुका था। जो तो कहने लगा कि यही आदमी है जिसने बाकी एस्ट्रोनॉट को मारा है। गैरी भी अब ये बातें समझकर जो को रिप्लाई देता है, जिससे कि अब सब समझ गए कि गैरी को भी चाइनीज भाषा आती है, लेकिन अब तक इस बारे में उसने किसी को बताया नहीं था। गैरी तो पहले से ही गुस्सा हो रहा था क्योंकि उन्हें चाइनीज स्पेसक्राफ्ट पर नहीं जाना चाहिए था, और अब तो वो जो से भी नफरत करने लगा। यहाँ पर अब एडवर्ड को एक प्रॉप से मैसेज मिलते हैं, लेकिन उसने कह दिया कि इतनी इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है कुछ कंक्लूजन देने के लिए। हमें उस प्लेनेट पर जाकर चेक ही करना होगा कि वहाँ का वातावरण इंसानों के रहने लायक है भी कि नहीं। तो इसीलिए कैप्टन जॉन सीधा अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर लैंडिंग के लिए चल पड़े। उस प्लेनेट का वातावरण बहुत ही डेंस था और जैसे ही वो किसी भी तरीके से लैंड होते हैं और बाहर निकलने के बाद पता चला कि ये प्लेनेट इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं है, यानी उनका ये मिशन बेकार हो चुका था। उन्हें अब वापस लौटना ही होगा और उस दूसरे प्लेनेट के प्रोब का वेट करना होगा। अब स्पेसक्राफ्ट को वापस ऑर्बिट में लेके जाते समय उनकी काफी एनर्जी खत्म हो जाती है। इससे स्पेसशिप के कई सारे सिस्टम्स में दरार आ चुकी थी। एडवर्ड तुरंत ही उन्हें फिक्स करने के लिए इंजन रूम में जाने लगा और थोड़ी जांच करने के बाद उसे एक नाइफ मिलता है जिस पर चाकू लगे थे। ये गैरी का नाइफ था और इससे ये बात साफ पता चल रही थी कि माइक को किसी और ने नहीं, गैरी ने ही मारा था। गैरी भी अब एडवर्ड के सामने आ जाता है। एडवर्ड किसी भी तरीके से उन पाइप्स को ठीक कर रहा था, बट गैरी ने भी सबूत मिटाने के लिए उसे मार दिया। अब यहाँ उन सभी को उस दूसरे प्लेनेट के प्रॉप का वेट करना होगा जब तक वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आ जाए। लेकिन जब कैप्टन जॉन को पता चला कि एडवर्ड भी मारा जा चुका है, तो वो तुरंत ही बाकी लोगों को ढूंढने लगा। जोई और लीना तो एक साथ मौजूद थे, बट आगे जाने पर उन्हें पता चला कि गैरी ने हेली को मारने के लिए पकड़ लिया है। उसने बाकी क्रू मेंबर्स को खत्म कर दिया था और अब जॉन भी हेली को बचाने के लिए उसके गन लेकर सामने खड़ा हो जाता है। गैरी के साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि उन चाइनीज स्पेसक्राफ्ट में हमें नहीं जाना चाहिए था। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। हेली तो फिलहाल यहाँ पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए जॉन को कहती है कि तुम दोनों बच्चों को बचाओ। जॉन इस बात को सीरियस लेता है और सीधा चले जाता है बच्चों के पास। जॉन ने उन्हें एक एस्केपिंग पॉड में डाल दिया जो कि उस दूसरे प्लेनेट तक जाएगी। जॉन तो अब वापस हेली के पास चला आया उसे बचाने के लिए। गैरी तो इस मोमेंट पर चाइनीज कैप्टन द्वारा भेजे गए मैसेज को बता रहा होता है। कुछ समय पहले चाइनीज स्पेसक्राफ्ट में एनर्जी खत्म हो चुकी थी, उन्हें बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल रहे होते तो सभी हताश हो गए। अब उसमें एक आदमी पागल हो गया था तो उसने सारे एस्ट्रोनॉट्स को मारना स्टार्ट किया। इस बारे में जॉन सुनना नहीं चाहता था और उसने तो अब गैरी के ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया। पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, पर आखिर में जॉन ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। एक गोली तो सीधा जाकर स्पेसशिप पे लगती है और बाहर निकल जाती है। सारा ऑक्सीजन काफी जल्दी खत्म होने लगा और अब उनका बचना मुश्किल है। हमें तो अब उस एस्केपिंग पॉड को दिखाया गया जो दूसरे प्लेनेट पर लैंड होता है। उसके अंदर से लीना और जोई बाहर निकलते हैं तो पता चला कि ये प्लेनेट तो इंसानों के लिए हैबिटेबल है, यानी इंसान यहाँ पर रह सकते हैं। थोड़ी दूरी पर हमें वो चाइनीज कैप्टन दिखाया गया जो इसी जगह पर आया हुआ था। वो जो को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसका फादर था, यानी वो इस प्लेनेट पर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। वहाँ स्पेसक्राफ्ट में जॉन और हेली अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें पता था कि कोई उन्हें बचाने नहीं वाला और अब उनके स्पेसक्राफ्ट की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। वो दोनों आखिरी बार साथ में पल गुजारते हैं और अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल पड़ते हैं। हमारी भी दुखद कहानी इसी तरीके से खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।